अब सोसाइटी में ही एक दो चीजें और भी हैं सोशल लेवल पर जो देखने की होती हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल में स्लेवरी थी, दास प्रथा उपस्थित थी, या दास प्रथा के हमें दर्शन होते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं। और बेसिकली इस बात को कुछ स्कॉलर इसलिए बल देते हैं। ऋग्वेद में एक दो जगह पर दस्यु शब्द का उपयोग हुआ है। हाँ जी, गुड इवनिंग। ऋग्वेद में एक दो जगह पर दस्यु शब्द का जिक्र हुआ है। दस्यु का मतलब वहां पर दास है, लेकिन दास का मतलब स्लेव नहीं था। दास का मतलब केवल अनार्य था। नॉन आर्यंस को वो लोग दस्यु कहते थे। तो दास प्रथा नहीं मिलती ऋग्वैदिक पीरियड में। हाँ, लेकिन दस्यु शब्द का जिक्र जरूर हुआ है। तो दस्यु कौन थे? जो नॉन आर्यंस थे, यहाँ के। ये हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडिजिनस लोग थे या ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उनको आर्यंस ने दस्यु कहा। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात इसमें ये है, आर्यंस का खाना पीना, खान पान उनका कैसा था? तो नॉर्मली आर्यंस शाकाहारी थे, वेजिटेरियन थे, लेकिन मांसाहार का उपयोग भी किया जाता था कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे यज्ञों के समय पर। अब कैसे पता चलता है? यज्ञों में बलि दी जाती थी। जैसे अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि, शूलागाव यज्ञ में बैल की बलि दी जाती थी। अब बैल की अब बलि दी जा रही है, तो इसका मतलब लोग मांसाहार करते होंगे। इसलिए मांसाहार का प्रचलन था, लेकिन सीमित था। केवल यज्ञों के ओकेजन पर ही वो होते थे। वस्त्रों के लेवल पर, यानी वो पहनते क्या थे? तो अमूमन जो सूती वस्त्र था उसका उपयोग खूब बड़े लेवल पर होता था, सूती और ऊनी वस्त्रों का। कुछ जगहों पर जानवरों की खालों का भी उपयोग किया गया है। मतलब उनकी खालों के उपयोग के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे मृग चर्म आपने खूब सुना होगा। इवन आपने गॉड की मूर्ति अगर कहीं देखी हो, जैसे शिव की अगर मूर्ति देखी हो, तो मृग चर्म मिलती है। वो मृग चर्म को पहनते हैं। तो ये तीन तरीके के वस्त्र थे जिनको उपयोग करते थे: सूती, ऊनी और मृग चर्म से बने हुए वस्त्र, यानी डियर वगैरह की खाल वगैरह से बने हुए वस्त्र। तो ये पूरे का पूरा सोशल लाइफ है आर्यंस की, जो हम लोगों ने अभी जिक्र किया। तो आप अगले पॉइंट में, बलि दी जाती थी तो मांसाहार भी होता था। इवन शूलागाव यज्ञ में तो ये होता था कि शूलागाव में नहीं, वाजपेयी यज्ञ में एक और यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ। हालांकि उसका जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पे। वाजपेयी यज्ञ में देखो, गाय को तो अघन्या कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या लिखेंगे इस बात को। अघन्या का मतलब है जिसकी बलि नहीं दी जा सकती। लेकिन बैल की बलि होती थी। शूला गांव में भी होती थी और वाजपेयी यज्ञ में भी होती थी। वाजपेयी यज्ञ में जो राजा की गौशाला थी, उसका सबसे अच्छे बैल की बलि दी जाती थी। और फिर राजा उस मांस को लेकर और अपने जो रत्नी होते थे, यानी मिनिस्टर्स जो होते थे, उनके घर जाता था। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाजपेयी एंड शूलागाव यज्ञ। तो मांसाहार था, लेकिन ओकेजनली था। एक बात। दूसरी चीज ये है कि आर्यन सोमरस का पान भी करते थे। और सोम उनके लिए एक देवता के रूप में था। इट वॉज लाइक अ गॉड फॉर देम। इसलिए ऋग्वेद का एक पूरा मंडल सोम देवता के लिए समर्पित है। नौवां मंडल लिखेंगे अभी इस बात को। तो मांसाहार भी ओकेजनली होता था, लेकिन सोम रस का पान वो नियमित रूप से करते थे। तो आप इसमें लिखो, अगले आप हेडिंग डालिए इसमें, आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ। देखो, ऋग्वेद में आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में भी पता चलता है। कैसे?
ऋग्वेद में कुछ शब्दों का जिक्र है जो ये बताते हैं कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसे चलती होगी। सबसे ज्यादा बार गाय का जिक्र है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पशुचारण समाज रहा होगा, पशुचारण सोसाइटी रही होगी। इवन आर्यों की जो आ, या तो उनके युद्ध थे या समय मापने का तौर तरीका था, वो सब गाय के नामों से ही रिलेटेड है। युद्ध भी होते थे तो गाय के लिए होते थे, इसलिए पशु संपत्ति थे। मतलब सीधी सी बात हुई कि जो एनिमल्स थे वो उनकी प्रॉपर्टी थे, लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। तो फिर वो एक सीधा साधा पशुचारण समाज था, नोमैडिक हर्डर्स थे। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। लेकिन ऋग्वेद में कहीं कहीं पर कृषि शब्दों का जिक्र भी मिलता है, एग्रीकल्चर वर्ड्स भी हैं। जैसे उर्वरा एक शब्द है जिसका जिक्र मिलता है, उर्दर एक शब्द है जिसका जिक्र मिलता है, धान्य है, सीता शब्द का जिक्र मिलता है। ये सब के सब कृषि से जुड़े हुए शब्द हैं। सीता माने जुता हुआ खेत। सीता का नाम सीता ऐसे ही नहीं पड़ा। जो सीता, राम की वाइफ जो थी सीता, सीता का नाम सीता इसीलिए पड़ा क्योंकि वो एक जुते हुए खेत से उत्पन्न हुई थी। कहानी के अनुसार एक घड़ा था जिसमें से उनकी उत्पत्ति हुई, और जनक को कहा गया था वो खेत जोतने के लिए। तो जनक जब उसकी खेत की जुताई कर रहे थे तो वो घड़े से अटक गया उनका अ, फाल जो था, और उससे सीता की उत्पत्ति हुई। सीता शब्द का ही मतलब है जुता हुआ खेत। तो सीता शब्द का भी जिक्र मिलता है उसमें। इस तरीके से अच्छा, हल का, लांगल शब्द का जिक्र मिलता है। लांगल, लांगल माने हल। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कृषि कर्म की तरफ भी नोटिफाई करते हैं कि एग्रीकल्चर भी होता होगा, लेकिन सीमित रूप से होता होगा। तो दो बातें हुई। इसका मतलब यह हुआ कि मेनली व्यवसाय उनका था पशुचारण, लेकिन कृषि कर्म भी वो लोग करते थे। दो बात क्लियर हुई। तीसरी बात इसमें यह है कि आयश शब्द का उपयोग होता है। देखो, आर्यंस, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी उन्हें। लोहे के बारे में बहुत टाइम बाद जानकारी हुई। दुनिया में सबसे पहले लोहे की जानकारी तुर्की में, आजकल तो वो जगह तुर्की में है, हिट्टी लोगों को थी, हिट्टी लोगों को हुई। उनको हिट्टेटाइट भी लोग पीपल कहते हैं। अनातोलिया के पठार पर रहने वाली एक जनजाति थी। दुनिया में सबसे पहले उन्होंने ही लोहे का यूज करना सीखा। हिट्टी लोगों ने बड़ी चालाकी से लोहे की इस जानकारी को लगभग 1000 साल तक छुपा के रखा, किसी को दी नहीं, और लोहे के बल पर वो अपनी प्रगति करते रहे। लेकिन बाद में ईरानियों ने जब वहां पर अटैक किया, ईरानी वहां गए, अ, और हिट्टी लोगों को उन्होंने वहां से अपने कब्जे में ले लिया। हिट्टी लोगों से वो जानकारी ईरान में आई, लोहे की। ईरानियों ने भी उसको छिपा के रखा। इसलिए भारत में लोहे की जानकारी पश्चिम से आती है, जब ईरानी लोग इंडिया आते हैं बेसिकली, लगभग 500 ईसा पूर्व। तब लोहे की जानकारी भारत में 500-600 ईसा पूर्व आती है। और तब फिर लोहा यानी बौद्ध काल, जब भगवान बुद्ध और बौद्ध और जैन धर्म का जो काल था, दैट वाज द पीरियड जब बड़े लेवल पर लोहे के बारे में भारत में जानकारी आई और उसका फिर यूज किया गया। और उसी के बल पर सेकंड अर्बनाइजेशन की जो फेज है वो शुरू हुई। पढ़ेंगे इसे भी आगे। लेकिन आर्यों को लोहे की जानकारी नहीं थी। अयस शब्द का जरूर यूज हुआ है ऋग्वेद में, लेकिन अयस का मतलब था, अयस माने अयस्क, और अयस का मतलब था यहां से सीधा सा तांबा या कांसा। तांबे और कांसे की फाल का यूज करते थे वो खेती करने के लिए। ठीक है ना। श्याम अयस शब्द का जो वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद में नहीं मिलता, वो मिलता है अथर्ववेद में जाके और फिर उपनिषद में जाके। श्याम अयस लेटर वैदिक पीरियड में। तो लेटर वैदिक पीरियड ये वही पीरियड है जब लोहे के बारे में जानकारी होने लगी थी। ठीक है ना।
लेटर वैदिक पीरियड में होती है, लेकिन सीमित लेवल पर, कोई बड़े लेवल पर नहीं। बड़े लेवल पर जानकारी वही बौद्ध काल तक आते आते होती है, जिसकी सहायता से जंगलों को साफ किया गया। इसीलिए आप देखोगे कि जो बौद्ध स्थापत्य कला है, आगे पढ़ेंगे, आज उसे, आज पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे, बौद्ध स्थापत्य कला में लोहे का यूज होता था। लोहे का यूज हुआ है बौद्ध चैत्यों में, या फिर बौद्ध जो अशोक के स्तंभ वगैरह थे उनमें भी लोहे का इस्तेमाल हुआ है। तो ये था वो पीरियड जब लोहे के बारे में जानकारी और लोहे का उपयोग होना शुरू हुआ, इससे पहले नहीं था। तो आप ये ध्यान रखना बिल्कुल साफ तौर पर कि आर्यंस को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। हुई तो फिर लेटर वैदिक पीरियड में हुई, तभी श्याम अयस्क शब्द का जिक्र मिलता है। उससे पहले जो जिक्र है वो केवल अयस्क का है, मिलता है, जहां अयस्क का मतलब है तांबा और कांसा। ठीक है, दो बातें। अच्छा, आर्यंस ने कॉइन सिस्टम को भी कुछ डेवलप कर लिया था। लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते जो मुद्रा व्यवस्था है वो भी आ गई थी। हालांकि मुद्रा व्यवस्था बहुत सीमित थी। दो तरीके के सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है लेटर वैदिक पीरियड में। एक तो है निष्क, और दूसरा है पण। इसे कहीं कहीं पर कर्षापण भी लिखा हुआ मिलता है, सिक्के का नाम है ये, पण या कर्षापण। निष्क, पण या कर्षापण। कहीं कहीं किताबों में सतनाम का जिक्र भी लिखा हुआ मिलता है कि सतनाम नाम से भी एक कोई सिक्का था जिसे आर्यंस यूज करते थे, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुरुआत में तो पशुचारण व्यवस्था थी। अब नोमैडिक अगर हर्डर्स होंगे उनको पैसे की क्या जरूरत है, क्योंकि उनको सामान खरीदना बेचना नहीं है। जो उत्पादन होता था उसी को कंज्यूम कर लेते थे। पशुचारण समाज में धन की आवश्यकता नहीं होती। कृषि में भी धन की आवश्यकता नहीं होती। धन की आवश्यकता होती है जब औद्योगिकरण की शुरुआत होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो। तो ये स्थिति आती है बहुत बाद में, ये स्थिति आती है बौद्ध काल में, कि जब बड़े लेवल पर व्यवसाय और व्यापार की उत्पत्ति होती है, बिजनेस क्लास इमर्ज करती है। तो इसलिए सिक्के मिलते हैं लेटर वैदिक पीरियड के, लेटर वैदिक पीरियड से शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए वैदिक पीरियड में, जिसमें लेटर वैदिक पीरियड भी शामिल है, अगर किसी सिक्के का जिक्र होता है तो दैट इज निष्क या पण। अच्छा, पण भी इसका एक और नाम है। ये जो एक 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 समूह था लेटर वैदिक पीरियड में, आर्यन समाज में ही एक ऐसे समूह की उत्पत्ति होती है जो पशुओं का व्यापार करते थे। इनको पणी कहते थे। लिखवाऊंगा मैं, ये पूछा गया एग्जाम में सब। इन लोगों को पणी कहा गया। समाज में ये निम्न दर्जे के लोग होते थे। इसलिए निम्न दर्जे के लोग होते थे क्योंकि व्यापार करते थे, पशुओं की खरीद फरोख्त करते थे। और गाय जो थी वो खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं थी, आर्यंस के लिए पवित्र मानी जाती थी। तो चूंकि ये विपरीत काम करते थे, इसलिए समाज में इनकी स्थिति नीचे थी। समाज में इनको अच्छे नजरों से नहीं देखते थे। इनको पशु चोर भी कहा गया है। लेकिन चूंकि ये पशुओं की खरीद फरोख्त करते थे और पशु संपत्ति थे, तो ये बड़े संपत्तिशाली लोग थे। इसलिए इन्हीं के नाम पर जो सिक्का है वो पण, उसका नाम पड़ा। तो पणी माने व्यापारियों का समूह जो पशुओं का व्यापार करते थे, और इन्होंने ही एक सिक्के को शुरू किया जिसे पण कहा गया। ठीक है, इनको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। व्यापारियों को, व्यापार करने वाले लोगों को ऋग्वैदिक समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखते थे। और कारण उसका यही है, क्योंकि व्यापार होता है लाभ के लिए, और लाभ का मतलब है किसी दूसरे की हानि, क्योंकि एक का लाभ दूसरे की हानि होना तय ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों लोगों का लाभ हो। तो फिर जब दोनों लोगों का लाभ नहीं है, एक का लाभ है और दूसरे की हानि है, तो फिर जिसकी हानि है उसके लिए वो गलत चीज है। तो इसलिए व्यापार को सही नजरों से नहीं देखा गया ऋग्वैदिक समाज में। ठीक है, यही बस इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ऋग्वैदिक आर्थिक जीवन के बारे में। हाँ, एक चीज और है। राजा के पास
टैक्स लगाने का अधिकार नहीं था। बलि शब्द का जिक्र मिलता है। बलि माने गिफ्ट, बलि माने हिस्सा। लेकिन ये जो बलि थी राजा को दी जाती थी, ये मैंडेटरी नहीं थी। इसलिए कोई ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिलता जो कर वसूल करता हो या बलि को वसूल करने का काम करता हो। ये ऐच्छिक थी, वॉलेंटरी थी। जैसे मान लो किसी के पास ज्यादा दूध हुआ तो वो राजा को दे आए, किसी के पास ज्यादा खेती में उत्पादन हुआ तो वो उसका एक हिस्सा राजा को दे दे। दैट वॉज वॉलेंटरी, इसी को बलि कहा गया। इसलिए राजा की शक्ति ज्यादा मजबूत नहीं थी, क्योंकि टैक्स मैंडेटरी नहीं था, वो वॉलेंटरी था। लेटर वैदिक पीरियड में वो मैंडेटरी हो गया, और इसलिए अब राजा को बलि देना लोगों का कर्तव्य बन गया। और बाद में ऋग्वैदिक काल में जो राजा की उत्पत्ति होती है, राजन की उत्पत्ति होती है, उसके उसमें एक अधिकारी भी मिलता है जो ये बलि वगैरह को इकट्ठा करने का काम करता था। इसलिए अब राजा के पास दोनों अधिकार हो जाते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। एक, अब लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे ये आगे। एक तो इकोनॉमिक राइट भी हो गया राजा के पास, धन भी हो गया राजा के पास, और सेना राजा के पास थी ही। जब दोनों ही चीजें राजा के पास हो गई, सेना भी और धन भी, तो राजा शक्तिशाली हो गया। और चूंकि अब पावर राजा के पास हो गई तो फिर डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस थे, सभा समिति और विदत, वो समाप्त होने लगे। लोग पीछे चले गए, राजा भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सब हुआ, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में या ऋग्वैदिक पीरियड में इस बात का कोई जिक्र नहीं मिलता है कि कोई राजा कर वसूल करता था। बलि का जिक्र तो मिलता है, लेकिन ये वॉलंटरी होती थी, राजा को ऐच्छिक रूप से दिया जाने वाला सामान होता था। क्लियर है ये बात सबको? आर्थिक जीवन के बारे में समझा पाया?